हाँ भाई, हो गया होमवर्क? लाइए शीट दीजिएगा। कहाँ तक डिस्कस हो चुका है? 25। ठीक है, कहां से दिया था? यस, कहां तक दिया था? हाँ जी, एडवांस क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, किस ऑप्शन में डाउट है बेटा? सी ऑप्शन में डाउट आ रहा है। द रे एट द सेकंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस। क्या आपको नहीं लगता ये क्लास का क्वेश्चन है? क्या क्लास में ये चर्चा हुई थी? पूरा ड्राइव कराया था। ये वो एंगल है जिस पे एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। आईजी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? आईजी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते थे, साइन आई जी बराबर म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1। लेकिन जब ई का वैल्यू 90 है उस समय R2 का वैल्यू क्या थीटा सी के बराबर है, और R1 प्लस R2 क्या ए के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि R1 की वैल्यू जो है वो थीटा सी माइनस ए के बराबर है? सॉरी, उल्टा लिख दिया, ए माइनस थीटा सी। क्या मैंने अभी सही लिखा भाई? बस इसके बाद हो जाता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। साइन थीटा सी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज व्हाट, 1/μ। तो साइन थीटा सी पता है, क्या कॉस थीटा सी आ जाएगा? क्या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज क्या हमारे क्लास नोट्स में है? बहुत बढ़िया। और किसी ऑप्शन में डाउट क्या? बी ऑप्शन, फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म आर रिलेटेड एज। क्या दिक्कत हो रही है भाई? डेविएशन क्या मिनिमम है भाई? अगर डेविएशन मिनिमम है और तुम्हें म्यू निकालना है तो एक बात बताओ मुझे सबसे पहले कि साइन किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू बराबर क्या था, म्यू इंटू साइन R1। और R1 की वैल्यू कितनी है, a/2। और आई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्योंकि डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना है, a। तो एक बात बताओ, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या 2i माइनस ए होती है? क्या ये वैल्यू हमें a दी हुई है? अगर ये a है तो यहां से i क्या आ जाएगा, क्या a आ जाएगा? क्या इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे म्यू दिखाई दे रहा है, कितना आ जाएगा, साइन a डिवाइडेड बाय साइन a/2। क्या इसके आगे सिंप्लीफाई करना आता है? साइन a को तोड़ के 2 साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2 लिख सकते हैं। तो अगर जनाब उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 डिवाइड में कितना, साइन a/2। क्या लगता है, क्या लगता है? आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 ये वो सवाल है जो देख करके तो लगता है कि भाई साहब कुछ हटके अलग ही करना होगा, लेकिन इससे सस्ता और इससे घटिया सवाल क्या आज से पहले कभी देखा है क्या? क्या कुछ करने की जरूरत है क्या भाई? चुपचाप से मल्टीपल स्लैब्स अगर एक दूसरे के पैरेलल दी हुई हैं तो सीधे क्या हम स्नेल स्लैब पहले और आखिरी वाले के बीच में लगा दें? कुछ लोगों ने तो देखा 1 2 3 4 5 लाइन और पता नहीं m माइनस उनको डायग्राम इतना खतरनाक देखते ही छोड़ दिया होगा। क्या बे चिरकट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है तो आसान, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है।
The sunlight of an intensity is incident normally on a thin convex lens of focal length 20 centimeter. Size is much smaller than its focal length. Intensity ये दी हुई है. एक बात समझ आ रही होगी कि अगर रेज इस तरीके से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, सनलाइट है ना, तो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी. तो ये इमेज कहां पे बनाएंगी? फोकस पर. फोकस यहां से कितने पे होगा? 20 सेंटीमीटर पे. हमसे जनाब सवाल में ये पूछा गया है कि इंटेंसिटी बता दो एट अ डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड. एक बात बताना, 22 सेंटीमीटर यहां से तो यहां से कितना? 2 सेंट. यहां पे अगर मैं एक कटोरा बना दूं ऐसे और एक कटोरा बना दूं यहां पर ऐसे, तो इस कटोरे से जितनी एनर्जी निकलेगी क्या उतनी एनर्जी यहां पे प्रेजेंट होगी? अरे मानते हो इस बात को? नहीं आई बात समझ? एनर्जी इंटेंसिटी दी हुई है. इंटेंसिटी जो है वो होता है पावर पर यूनिट एरिया. और अगर कोई पूछे पावर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, पावर की परिभाषा बताइए, तो मैं पावर को ऐसे डिफाइन करता हूं कि एक सेकंड में किसी भी सरफेस को क्रॉस करने वाली जो एनर्जी है वो क्या है? पावर है. तो यहां पर जो पावर होगी अगर मैं बोलूं वो P1 है, और यहां पे जो पावर होगी अगर मैं बोलूं क्या है वो P2. तो P1 और P2 इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम. क्योंकि हर एक सेकंड में जितनी एनर्जी यहां से क्रॉस होगी क्या उतनी ही एनर्जी यहां से क्रॉस होगी. क्या क्या लग रहा है गरीबों, कुछ समझ में आया क्या? और मैं आपको ये बता दूं कि जो पावर है क्या है? पावर वो क्या होता है? पावर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो इंटेंसिटी होगी पावर अपॉन एरिया. तो पावर बराबर क्या हो गया? तो P1 बराबर P2, P1 बराबर P2. तो P1 बराबर अगर P2 करोगे तो I1 A1 बराबर क्या I2 A2 कर दोगे. जनाब I1 की वैल्यू दी हुई है, I1 की वैल्यू दी हुई है और I2 की वैल्यू पूछी जा रही है. क्या ये एरिया का जो भी रेशियो होगा क्या वो डायमीटर के रेशियो में बढ़ जाएगा? खत्म हो गया. नहीं आया समझ? क्लियर है? नहीं तो ऐसे देख लो, मान लो इसका रेडियस है कितना? R1. इसका रेडियस कितना है? R2. अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा. एक बात बताना, क्या यही ऐसे नॉर्मल पैरेलल? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि आने को तो ऐसे भी आ सकती थी लेकिन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की. एक बात बताना, यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे? R1 बटे 20. अरे हाँ है ना. और यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे? R2 बटे 2. ये तो 2 ही है ना, ये डिस्टेंस कितना है? 2. तो एक बात बताओ, यहां से R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना आ गया? क्या 10 आ गया भाई? यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें पता है. I1 की वैल्यू लिखोगे पाई R1 स्क्वायर. I2 निकालना है पाई इंटू R2 स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, तो बताना I2 की वैल्यू कितनी आ गई? I1 R1 बटे R2 का होल स्क्वायर. मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, कर पाओगे? वैसे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आगे जाकर के वक्त के साथ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी अप्रोच समझ में आया कि क्या है. अप्रोच यही है कि जितनी हर एक सेकंड में यहां से एनर्जी क्रॉस होगी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी हर जगह से क्या होगी? क्रॉस होगी. आगे बढ़ू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हो गया. तो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं. ठीक है, अगर बहुत बेसिक तरीके से अगर सोचा जाए तो एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, यही है ना.
ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, मैंने मान लो यहां से एक इंसिडेंट रे बनाई ऐसे, ये इंसिडेंट रे क्या तुम्हें फोकस से पास होती दिख रही है? अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो जस्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या वो पैरेलल हो जाएगी? ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इसकी जो भी इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी इस लाइन की, क्या ये बात समझ में आ रही है, वो इसी के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या देता है? इमेज। तो कोई और रिफ्लेक्टेड रे को अगर मुलाकात करनी है इस रिफ्लेक्टेड रे से, तो क्या इसी के पैरेलल आना पड़ेगा? मतलब पैरेलल आने का मतलब इससे टकराना पड़ेगा ना भाई। तो इसका मतलब है कि ये तो तय है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या इसी लाइन पे बनेगी। और जरा ध्यान से देखना, ये एफ के आगे जा रहा है, एफ के आगे वाले की रियल बनेगी या वर्चुअल? वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल का मतलब इधर बनेगी या उधर बनेगी? उधर बनेगी, इसलिए वो अप टू द माइनस इंफिनिटी है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या दिखाई दे रहा है? मतलब इंफिनिटी जो भी, समझ में आ गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में एकदम से तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। देखना भाई क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? दोबारा पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस एकदम से स्ट्राइक नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आदत बनानी पड़ेगी, कब तक छोड़ते रहेंगे। हमें ये बोला गया है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, n2 की वैल्यू क्या दी है? n1 प्लस डेल्टा। अगर n1 बराबर n2 है तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? f। और अगर अलग अलग है तो जो नई वाली फोकल लेंथ, मतलब अगर n1 n है और n2 जो है वो कितना है? n प्लस डेल्टा n, तो मान लेते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो क्या है? f डैश। एक्चुअली यहां पर अगर आप ऑप्शंस को पढ़ें तो ऑप्शन में आपको डेल्टा एफ अपॉन एफ कैलकुलेट करना है। डेल्टा एफ क्या है? चेंज। चेंज मतलब जब बराबर नहीं है उस समय एफ डैश, जब बराबर थे तो एफ, तो डेल्टा एफ क्या होगा? चेंज। एफ डैश माइनस एफ, यस और नो, बटे एफ। मतलब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बात बताओ सबसे पहले कि एफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एफ। एफ निकालना तो बहुत ही आसान है, अगर दोनों का ही सेम है तो ये तो पूरा एक क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1 अपॉन एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे? n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो क्या ये 2 बाय r आ जाएगा? कि यहां से साफ साफ दिख रहा है कि f की वैल्यू कितनी आ गई? r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या? ये लो f आ गया। अगला टास्क क्या है? f डैश। f डैश निकालना है तो दोनों के n सेम है अलग अलग है? अलग अलग। तो मैं ये मान करके काम करूंगा ना कि मेरे पास दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये और एक ये। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ, तो हम इस तरीके से निकालते थे। क्या पावर निकालना जानते हो? पावर होगी P1 प्लस P2। चलो पावर लिख लेते हैं। इस कर्व सरफेस की पावर बताना, क्या लिखोगे? n माइनस 1 अपॉन r। इसने वक्त दिया होगा उसी को समझ में आएगा, ठीक है। दूसरे की पावर लिखनी है, रे बाहर आ रही है, क्या लिखूंगा? 1 माइनस n2, लेकिन n2 की वैल्यू कितनी है? n प्लस डेल्टा n अपॉन माइनस के r। क्या इक्विवेलेंट पावर? क्या इसी इक्विवेलेंट पावर को 1 अपॉन एफ डैश लिख सकता हूं? चेक करो, यहां तक कुछ समझ में आया क्या? अब यहां से एफ डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर आर अपॉन 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस ये आ जाती है। अब यहां से डेल्टा एफ निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एफ। तो उसमें मुझे कहीं एफ दिख रहा है, तो उसी को दिखेगा जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है। क्या ये तुम्हें एफ नहीं दिख रहा है? लेकिन अब ऐसे तो नहीं लिख सकते कि सीधे इसको एफ लिख दो, डेल्टा एन को इग्नोर कर दें। पीछे वाले सोच रहे हैं क्यों नहीं लिख सकते, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा?
कॉमन लेना पड़ेगा, तो बाहर कॉमन लेंगे तो r इंटू 2n-1 बाहर कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन, ये अगर आ गया बाहर तो 1 प्लस डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n-1। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये क्या है f है, यहां पर f को डिनोमिनेटर में ले आओ तो f डैश अपॉन f बराबर 1 प्लस, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डेल्टा n की वैल्यू n-1 के कंपैरिजन में बहुत कम दी हुई है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दी हुई है, अगर बहुत कम है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ओवरऑल टर्म जो है वो बहुत ज्यादा ही कम होगा, अगर ये बहुत ज्यादा ही कम है तो लोग जीरो मत करो, है ना, क्योंकि रिलेशन ही डेल्टा एन में निकालना है, जीरो ही कर दोगे तो एफ डैश बराबर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन फिर हम उसे जीरो नहीं करते, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अगर उसी के टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो हम इसको ऊपर ले जाएं, कहां ले जाएं ऊपर, तो यार ध्यान से देखना, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो इसी एक्सप्रेशन को तुम ऐसे लिखोगे ना 1 प्लस डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n-1 की पावर -1, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, याद आ रहा है, लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट, इफ x इज मच मच स्मॉलर देन 1, क्या ऐसा है, क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, तो भैया -1 इज्जत के साथ नीचे उतार दे नीचे, तो 1 माइनस डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n-1। अगर तुम ध्यान से देखो इसको, अब ये मैथ्स है जो कि मैंने सुना है तुम्हारी पहले स्ट्रांग हुआ करती थी, इसमें से माइनस किया f माइनस एफ डैश अपॉन f, पहुंच गए, ये है क्या माइनस के डेल्टा f अपॉन f, तो यहां से हमारे पास माइनस डेल्टा f अपॉन f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अब तुम्हारे सारे ऑप्शन पढ़ लो, सॉल्व हो चुके हैं, ये है, गलत ये है कि फिर करोगे क्या आगे, जो पूछा गया है उसी को नेग्लेक्ट कर दिया तुमने, एक्चुअली तुमसे रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन ही पूछा गया है और तुमने उसी को जीरो कर दिया, तो तुमने इतना बढ़िया अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि तुम्हें तो फिर कोई रिलेशन मिलेगा ही नहीं, उसी को जीरो कर रहे हैं जिसके बारे में पूछा गया, ये गलती है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये जस्ट जो भी मैंने किया, तो वो फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी, इसके बाद ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस है, ये नीचे ले आया, ये मुझे दिख गया तो मैंने बाहर निकाल लिया, अब मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे तो चमक रहा है, लेकिन तुम्हें अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं इसलिए दिख रहा है, लेकिन खुद से करोगे तो वो भी दिखाई नहीं देगा, तब सवाल ये उठता है कि सर फिर हम क्या करें, हमें तो ये सब दिखता ही नहीं है, हम तो क्वेश्चन पढ़ के ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि लिखा क्या है। सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात हो गई सर, हम तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ ही नहीं पाए थे, जैसे हमने देखा डेल्टा एफ अपॉन एफ, हमने पेज पलट दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रोफाइल के सवाल या थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स जो ट्रेंड से हटके थोड़े से सवाल पूछे जाते हैं, तो जब उन सवालों को हम पहली बार देखते हैं तो एकदम से ऐसा ही होता है कि देख करके लगता है कि छोड़ दो, एडिशनल में हुआ होगा अगर सॉल्व करी हो तो, है ना, तो अब ऐसे सवाल आए तुम्हारे सामने, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, 4 से 5 मिनट दिए, नहीं समझ आया छोड़ दिया, अगला सवाल पढ़ा इस उम्मीद में शायद ये समझ आ जाए, वो भी समझ नहीं आया, वो भी छोड़ दिया, तीसरे सवाल तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत ही खत्म हो गई, लगा कि पहले 2 नहीं बने तो तीसरा क्या बनेगा, तो तीसरा बिना पढ़े ही एज्यूम कर लिया कि ये तो हमसे नहीं बनेगा, बस वही टर्निंग पॉइंट है, वही डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो तुमने सिचुएशन फेस करी, ये तो तुम्हें जेई एडवांस का जिस दिन फाइनल एग्जाम लिख रहे होगे उस दिन भी ऐसा ही हो रहा होगा, तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत लगेगा बन जाएगा, तुम बना दोगे,
क्या ये सोच रहे? नहीं, उस दिन भी यही सेम सिचुएशन होगी। पहला पढ़ा क्वेश्चन, घड़ी शुरू हो चुकी है, नेशनल लेवल, एकेडमिक प्रेशर, बड़े बड़े ख्वाब, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ आया। दूसरा पढ़ा, मान लो दूसरा तुम्हारे फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन आता है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता था, ऑप्टिक्स, है ना। दूसरा पढ़ा, जैसी क्वेश्चन देखा, देखा लेंस एकदम से अंदर से, लगा कि ये तो पक्का ही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे, समझ ही नहीं आए। फिर लगा कि साला फिजिक्स में एक ही तो चैप्टर आता था, उसका क्वेश्चन भी नहीं बन रहा। अब क्या दिमाग में हलचल शुरू होगी। तीसरे सवाल पे पहुंचे, हो सकता है कि तीसरा सवाल उस पेपर का सबसे आसान सवाल हो, लेकिन तीसरे सवाल तक जब तक पहुंचे तब तक हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल कहां आ गया, नीचे आ गया। तो तीसरा सवाल पढ़ने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि जब ऊपर के दो नहीं बने तो तीसरा तो वैसे भी नहीं बनेगा, और बिना पढ़े उसको छोड़ दिया, फिर हम आगे बढ़ गए। तो यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां डिसाइड होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन पे पहले अटेम्प्ट में सपोज वक्त दिया घर पर 15 मिनट, मुझसे नहीं बना, छोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा से जब वक्त मिला दोबारा से अटेम्प्ट किया और मैंने फिर से वक्त दिया 15 से 20 मिनट, और ऐसे करते करते सपोज मैंने अपने जीवन के लगभग 200 मिनट खर्च कर दिए, और उन 200 मिनट में मैंने 10 सवाल किए और 10 में से मेरे से 3 ही हुए बस। तो हम क्या ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग, हम हर चीज नुकसान और फायदे के हिसाब से देखते हैं। हम कहेंगे 200 मिनट और मात्र 10, उसमें भी 3, मतलब एक क्वेश्चन पर इतना ज्यादा समय, तो फिर वी विल फील कि हमारा तो आज का दिन ही क्या हो गया, बर्बाद हो चुका है, मैं किसी भी लायक नहीं हूं, मैंने गलत किया जो मैथ्स ले ली, पता नहीं मुझे क्या ख्वाब आया था कि तू आईआईटी की तैयारी कर। मतलब जितने भी नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो हम सोच सकते हैं वो सब सोचना हम शुरू कर देंगे कि मुझसे कहां हो पाएगा, बता तेरी क्या औकात है। 3 सवाल हुए तुझसे 200 मिनट में उन 10 सवालों में से, और तू जेई का ख्वाब देख रहा है, छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। ये है नेगेटिव एनर्जी, तो तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही होगी। छोड़ दे, तू क्या करेगा, तुझसे बस इतने ही सवाल हुए हैं, क्या कर रहा है तू, तेरी तो मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, फिजिक्स तेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और ये हाल है तेरा, तेरे लिए नहीं है, इसके लिए तो अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। यही तो गलती कर रहे हो तुमने। अगर जो 200 मिनट दिए है ना, उन 200 मिनट में तुमने जो एनर्जी एक्यूमुलेट करी, जो तुमने दिमाग लगाया, जो तुमने अपने ब्रेन की नर्व्स पर स्ट्रेस डाला, जो तुमने अपने जीवन का ये वक्त दिया है ना, इस वक्त के अंतराल में जो तुमने कुछ सीखा वो तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। तुम्हारे सोचने की कैपेबिलिटी, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को और ज्यादा क्या करेगा, डेवलप करेगा। यही तो है जो डेवलप करेगा, इसमें परेशान थोड़ा ना होना है। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब 7 सवाल नहीं बने, मतलब उन 7 सवालों में भी ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं आता, मतलब मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। जो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ता है ना, और जिसका दिल बहुत मजबूत है, वही फिर जेई बहुत अच्छी रैंक के साथ क्या कर पाता है, क्रैक कर पाता है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग बहुत अच्छी रैंक निकालते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ते ही उनसे हो जाते हैं? नहीं नहीं, बस एटीट्यूड का फर्क है। तुमसे सवाल नहीं होता, तुम परेशान हो जाते हो, तुम सवाल नहीं होते, तुम शीट को बंद करके रख देते हो, आगे के सवालों को पढ़ते ही नहीं हो, साइड में रख देते हो, दूसरा चैप्टर खोल के बैठ जाते हो, दूसरा सब्जेक्ट खोल करके बैठ जाते हो, और वहीं पर जिसके अंदर आग है, जिसने सोच रखा है कि जेई क्रैक ही करना है बढ़िया रैंक के साथ, वो हर उस सवाल को, जो अगला सवाल है, उसी फोकस और उसी एनर्जी के साथ अटेम्प्ट करता है जिस एनर्जी से उसने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। उसे भी पता है 100% आने वाले नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि अगर जेई जैसे एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी को 40% या 50% भी सवाल आ गए तो उसकी बहुत शानदार रैंक आ जाती है। देखो आप पुराने जेई के पेपर उठा करके 2016, 2020 ऐसे पेपर्स हैं जिसमें फिजिक्स में जिन लोगों के 35%, 40% भी मार्क्स है, उनकी 3 डिजिट में रैंक आ गई है। तो ये वो बात जानता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हें पता है कब मजा आता है? मैं तुम्हारे सामने नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाऊं और मैं तुम्हें 200 क्वेश्चन दे दूं
कि बेटा ये होमवर्क है, जाओ घर से करके ले आना। अब उसमें 200 में क्या होगा, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे। क्या होंगे? फॉर्मूला बेस्ड, और बिल्कुल वैसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होंगे जैसे तुमने शीट में, रेस में, अपने एससीबी में या क्लास नोट्स में सॉल्व किए होंगे। तो तुम 200 क्वेश्चन सपोज तुमने 5 घंटे अटेम्प्ट किए, और हो सकता है कि इन 200 में से तुमसे पहले ही अटेम्प्ट में 150 क्वेश्चन सही हो गए। यू विल फील प्राउड, ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग है। बताओ, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में मैंने 75% सवाल कर दिए, दूसरे में तो बचे हुए कर ही दूंगा। तुम बहुत अच्छा फील करोगे, है ना। ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो यही काम करता है और उसको बहुत अच्छा गुड फील आ रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, इट्स अ सूडो फीलिंग। दूसरा स्टूडेंट जो था उसने 40 बढ़िया सवाल, पिछले 20 साल पुराने आईआईटी के सवाल उठाए, पर उसने सोचा कि मैं इन 40 सवालों को लगाऊंगा, और इन 40 सवालों को उसने 5 घंटे दिए, ठीक है। और हो सकता है इन 40 सवालों में से उससे 10 सवाल बन गए और 30 सवाल ना बने। तुम्हें क्या लगता है, जेई में सिलेक्शन इसका होगा, इसका होगा? इसका होगा, इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। की मत करो, ठीक है, क्योंकि इसने अपने जीवन के 5 घंटे उन चीजों पे दिए हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे दिए हैं जो सोच पाना या उस तरीके से सोचना पॉसिबल एक आम इंसान के लिए नहीं था। इसने जो काम किया है, इसने उन 5 घंटों में कुछ नया नहीं सीखा है। इसने बस उन 5 घंटों में इसको जो आता था उसी को बस अप्लाई किया है, और अपने फॉर्मूले जो याद किए हुए थे उनको और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जेई एडवांस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी। कम करो, जितना करो शिद्दत से करो। तो जो इंसान इस अप्रोच को फॉलो कर रहा है ना, तो वक्त की परवाह नहीं करता है। लग गए तो लग गए 5 घंटे, लेकिन उन 5 घंटों में जो एनर्जी यूटिलाइज करी है, जो उसने हर एक सवाल पे वक्त दिया, 2-2 3-3 बार पढ़ा, अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी फिर भी पढ़ा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी 2-2 पेज की, वो उसे उस मोमेंट पे लग रहा होगा कि उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई, उसका वक्त वेस्ट हो गया, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया भाई। वो उन 5 घंटों में इस इंसान से बहुत आगे निकल गया। इस इंसान ने उन 5 घंटों में अपने दिमाग का यूज नहीं किया है, इसने उन 5 घंटों में जो इसको ऑलरेडी याद था बस उसे अप्लाई किया है। इसने उन 5 घंटों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचा है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए सोचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, या हम ये कह सकते हैं कि एक नजर में तो एकदम से समझ में आने वाला नहीं है। तो जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, शीट को बंद करके रख देता है। क्योंकि तुम में से बहुत लोगों ने कल किया होगा, जब तुम एडिशनल सॉल्व कर रहे होगे, सवाल अपने आप से पूछना, तुम्हें पता है कि कितने लोगों ने एडिशनल के कितने क्वेश्चन तक मैदान में टिके हुए थे और कितने क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़े थे, ये पूछ लो तुम अपने आप से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन में जोश बहुत हाई था, तो बनना बंद हो गए, जोश खत्म हो गया, और आखिरी पेज तक तो कई सारे पहुंचे ही नहीं है, बीच में ही जोश, बस वही टर्निंग पॉइंट है। और हो सकता है क्या पता आखिरी पेज पे ही वही क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको बना के तुम्हारा शायद सिलेक्शन होना था, है? यही है, जेई में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देखते ही छोड़ने के लिए ही आते हैं, ठीक है। जो तुम छोड़ते हो वो कौन से छोड़ते हो, जो दुनिया करती है, और जो दुनिया छोड़ती है वो तो तुम छोड़ ही देते हो। तो ऐसे करके तुम सबको छोड़ देते हो, है ना, तुम कुछ भी नहीं करते हो फिर, है ना। तो भैया इस बात को समझो, जब सवाल नहीं बनते तो जश्न बनाओ इस बात का कि बहुत बढ़िया बात है यार, उस सवाल में कुछ खास है जो अभी मुझे सीखना बाकी है, और सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है। मैं तुम्हें ऑप्टिक्स 10 साल पढ़ा दूं ना, कितने साल, 10 साल, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी किताबें होंगी सारे सवाल करा दो, फिर भी 10 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे, उसके बाद अगले दिन तुम्हारे सामने मैं ऐसा सवाल रख सकता हूं कि तुमसे वो सवाल नहीं बनेगा, और फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन के 10 साल क्या हो गए, बर्बाद हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम से जब क्वेश्चंस नहीं बनते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो सब्जेक्ट नहीं आता, ये गलत है। और यही हम करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं बना, हम नोट्स खोल के बैठ जाते हैं, हम नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, पेज का बन नहीं रहा, तो उस क्वेश्चन पे दिमाग नहीं है, नहीं बन रहा,
प्रिज्म के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक लग रहे हैं, चलो नोट्स पढ़, और नोट्स पढ़ रहे हैं हम, उसका सॉल्यूशन नोट्स में ढूंढ रहे हैं, और हम नोट्स बार बार पढ़ते रहे तो भी वो सवाल बनने वाला नहीं है, मैं बता दूं। जब हमसे सवाल नहीं बनते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो सब्जेक्ट कम आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम सोच नहीं पा रहे हो, या तुम्हें जो फॉर्मूले याद हैं उनको तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। वो कब सीखोगे? जब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जब क्लास में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो वहां ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इसके बाद सर ने ये किया था, इसके बाद ये किया था, फिर इसके बाद ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। अबे इसके बाद ये सर को कैसे पता चल गया कि यही करने से आंसर आएगा? क्यों? वाई? जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है ना कि क्वेश्चन पढ़ के सर पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए या इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जो इस तरीके से पढ़ रहा है ना उसका बेनिफिट हो जाएगा। जो ये सोचता है कि इस सवाल का आंसर ऐसे आ जाएगा, इस सवाल का आंसर ऐसे आ जाएगा, इसका ऐसे आ जाएगा, और वो ये सोच रहा है कि वो जेई जैसे एग्जाम्स क्रैक कर लेगा, तो भैया एक सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे सामने वो सवाल आएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कोई क्वेश्चन आया, मैंने बताया अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन से पहली इक्वेशन आ जाएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, लगा लेना आंसर आ जाएगा, तुम भी खुश हो गए क्योंकि तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो आंसर इन दो इक्वेशन से आएगा, सवाल ये है कि वो दो इक्वेशन मुझे कैसे पता चले। सर ये आपको क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चल गया कि पहली इक्वेशन हम मोमेंटम कंजर्वेशन से बना सकते हैं? आपको कैसे स्ट्राइक किया कि मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगेगा यहां पर, कोई और इक्वेशन नहीं लग सकती? ये तो ये सोचने पर मेहनत कर रहा है। और जब भी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा होता हूं तो वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देख रहा होता, वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि सर जब प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं या प्रॉब्लम को डील करते हैं तो उनका सोचने का तरीका क्या होता है, हाउ टू अप्लाई, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हें कैसे यूज किया जाए, ये सीखना है। फॉर्मूले दुनिया में सबको याद होते हैं भाई, तुम्हें क्या लगता है फॉर्मूले याद करना कोई बहुत मेहनत का काम है? कोई मेहनत का काम नहीं है, फॉर्मूले सबको याद होते हैं, सिलेबस सबका कंप्लीट होता है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जिसे उन फॉर्मूले को, उन बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स को अप्लाई करना आता है, क्वेश्चन पढ़ के डिकोड कर पाता है, समझ पाता है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, किस डायरेक्शन में मूव करूं। और ये जो स्किल है ये एक दिन में डेवलप नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि रात को ये गोली खा लेना सुबह तक काम हो जाएगा तुम्हारा, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। देयर इज नो शॉर्टकट। लगातार एफर्ट करोगे, इस दिशा में मूव करोगे, दिमाग पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस डालोगे, हर क्वेश्चन के बारे में ये सोचोगे ऐसा क्यों किया, हर क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस हुआ जो तुमसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ दोबारा से रीअटेम्प्ट करोगे, लास्ट डिजिट तक आंसर निकालोगे, देखोगे कि तुमने किया क्या है। कभी कभी तो क्या होता है, हम कर रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता क्या कर रहे हैं, कर रहे होते हैं, करे जा रहे हैं, बस क्योंकि हमारा उस समय एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आंसर आ जाए, बस कॉन्सेप्ट साइड में गए, कैसे भी करके आंसर आ जाए। और कभी कभी हम गलत कॉन्सेप्ट निकाल के भी सही आंसर तक पहुंच जाते हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, आंसर तो आ गया ना, आंसर तो आ गया। आज तेरी किस्मत अच्छी थी, हो सकता है कि तूने 2-3 गलतियां कर दी, वो आपस में कैंसिल आउट हो गई, इसलिए शायद हो सकता है तू सही आंसर तक पहुंच गया, लेकिन हर बार तेरी किस्मत अच्छी नहीं होगी। तो भैया उन बेसिक्स चीजों को पकड़ना पड़ेगा अगर जेई क्रैक करनी है। ये वही स्कूल का एग्जाम नहीं है कि जैसे क्वेश्चन स्कूल में कराए गए थे वैसे ट्यूशन में कराए गए थे, वही एग्जाम में पूछ लिए, करके आ गए, 95% आ गए, घर वालों ने कहा बहुत इंटेलिजेंट है भाई, है ना, क्योंकि वहां तुम्हें ये यूज ही कहाँ करना पड़ रहा था, रट्टा मार के जाते थे, तुम्हें तो आंसर पहले से याद होता था, क्वेश्चन देख के पहले पता होता था कि इसका आंसर यही आएगा, बस बीच के स्टेप्स गायब होते थे, वो स्टेप लिख के आते थे तुम, है ना। लेकिन यहाँ आकर के पता चला यार ये सब तो हमारे साथ मजाक हुआ है, यू हैव टू चेंज, ठीक है। तो टफ सवाल जब भी आए छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, क्या पता अगला सवाल उससे आसान, और ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पता है कुछ नहीं है, वही जहां शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत हो जाएगा। एक साल बाद तुम्हें ये लग रहा होगा मैंने क्या गलती करी है यार, मैं तो रोज क्लास आता था, मैं तो रोज होमवर्क किया करता था,
सर जो भी होमवर्क दिया करते थे, क्लास नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, 4-4 कलर के पेन यूज किए हुए हैं। सर ने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे वो भी मेरे बक्से के अंदर बंद है, सारे फॉर्मूले याद हैं, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी यार नंबर नहीं आ रहे हैं। जेई एडवांस के पेपर्स में क्या हो रहा है, इवन मेंस में भी नहीं अच्छे आ पा रहे हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है जो तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। तुम्हें अपने अप्रोचेस, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, दिल मजबूत रखना पड़ेगा। जो दिल से कमजोर लोग हैं वो तैयारी ना करें, पहले ही बता दें। जेई अगर क्रैक करनी है तो दिल मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब यह है कि 2 या 3 सवाल नहीं बने ना तो एक इंसान सोचता है तो अब मेरा क्या होगा और एक इंसान सोचता है कोई दिक्कत नहीं है, 3 नहीं बने तो क्या हुआ, चौथा तो शायद बन सकता है ना, और चौथा भी नहीं बना तो सोचता है 10 सवाल हैं, 4 ही तो नहीं बने, अभी 6 तो मेरे पास हैं। अब मैं तो कह रहा हूं 7 नहीं बनते तो ये नहीं सोचता कि 7 नहीं बने, तो ये सोचता अभी भी 3 बचे हैं। और मैंने सुना है कि कभी कभी कट ऑफ 20% भी चली जाती है। वो इतना पॉजिटिव है भाई, वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही देखता है और पॉजिटिव ही सोचता है, और जो इस सोच के साथ चलता है ना वही अच्छा कर पाता है। क्योंकि जेई एडवांस में क्या लगता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जिनको देख करके आपको एकदम से बहुत घबराहट होगी, मिलेंगे? मैं बता देता हूं, बिल्कुल मिलेंगे इनको देखकर। और जेई एडवांस में तो स्पेशली क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, बढ़िया तरीके से, लैंग्वेज, डायग्राम्स, वाइग्राम्स, भले हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन 1 या 2 लाइन का हो, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि पहली बार देखोगे तो लगेगा कॉन्सेप्ट गजब का लग रहा है। ये चलिए भाई आगे बढ़े, इसके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यही आईआईटी है भैया, है ना? कहां तक दिए थे? नोट कर लिया ना भाई? घर पे दोबारा अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है? 32 तो 32 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है कि एकदम से समझ नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, उसमें नंबर पूछे थे, इसमें टाइम पूछा। देखने एक बात बताना मुझे, रे ऐसे गिरा है, ये ऐसे गया, हमें टाइम को मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है? हाँ, टाइम मैक्सिमम तब होगा जब इसके ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शंस हो, ज्यादा या कम हो, ज्यादा हो। अब तुम एक बात बताना, ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल को मैंने R1 बोल दिया, क्या बोल दिया? R1। अगर R1 की वैल्यू कम हुई, R1 क्या हुआ? कम हुआ, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे कम होंगे? कम होंगे, क्योंकि R1 की वैल्यू अगर कम हुई तो तुम ऐसे सोचो, अगर R1 को मैं कम कर दूं और कम कर दूं और कम कर दूं तो रे फिर ऐसे जाएगी, 1 2 चलो बाहर। और अगर मैं R1 की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं तो तुम्हें यहां पे समझ में आ रहा है कि अगर तुम R1 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये रिफ्लेक्शंस और ज्यादा होंगे। तो हमें रिफ्लेक्शन ज्यादा कराने हैं कम कराना है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस चलाना है। तो उसका मतलब R1 की वैल्यू मिनिमम रखनी है मैक्सिमम रखनी है? बस खत्म हो गया। अब क्या है मतलब, हम ये कहेंगे कि हमें R1 की वैल्यू को यहां मैक्सिमम रखना है, सिंपल सी बात। अब सोचना तुम R1 की वैल्यू के साथ क्या, इस एंगल को मैक्सिमम करना है ना? तो मैं समझ में आ रहा होगा कि जब रे इधर जाएगी और यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पर ये नॉर्मल, ठीक है, और ये एंगल है, इसको मैंने क्या बोल दिया? R2। R1 को मैक्सिमम रखना है, तो मैं समझ आ रहा है जब R1 मैक्सिमम होगा तो R2 मिनिमम होगा, यस और नो? और ये भी समझ में आ रहा होगा कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 90। तो R1 बढ़ाओगे तो R2 घटेगा, लेकिन हमें TIR कराना है। क्या कराना है? TIR कराना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम R1 को बढ़ाते जाएं, R2 की कम से कम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? R2 को कम कर रहे हैं, लेकिन थीटा C से कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि TIR कराना है। क्या कराना है? TIR। तो हम यहां पर कहेंगे ये वाला जो एंगल है वो जस्ट किसके बराबर हो जाए? थीटा C के बराबर हो जाए। अब देखना, क्या ये बताओ मैं थीटा C निकाल दूंगा क्या? बताना यहाँ पे साइन थीटा C की वैल्यू क्या ले? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2, और यहाँ का क्या है? N1। क्या हल्का अपॉन भारी याद आ रहा है कुछ? हल्का वाला कितना है? 1.44, और भारी वाला कितना है?
1.5। क्या यहां तक समझ आ गया? अच्छा एक बात बताना, ये रेज ऐसे चलेंगी फिर तो ठीक है। मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस चाहिए, टाइम निकालना है तो क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का मतलब मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है ये L1, ये कितना है? L1, और ये है x। तो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा सी की वैल्यू को यहां से क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। हाँ, x1 अपॉन L1। तो यहां से तुम्हारे पास L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 अपॉन, क्या समझ में आया? ठीक है, अब देखना यहां पर ये जितना एंगल होगा इतना ये एंगल होगा। मान लो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है x2। कितनी है? x2। यस और नो? ठीक है, तो यहां पे जल्दी से बताना, अगर ये लेंथ को मैं L2 बोल दूं, क्या बोल दूं? L2, तो यहां भी तुम ऐसे लिख सकते हो ना, साइन थीटा सी बराबर क्या लिखोगे? x2 अपॉन L2। तो यहां से L2 की वैल्यू क्या लिखोगे? x2 अपॉन साइन थीटा सी। यहां पे कोई दिक्कत? क्या ये कहानी ऐसी चल रही होगी L1 प्लस L2 सारे L ऐड करने पड़ेंगे? अगर तुम सारे L ऐड करोगे तो ध्यान से देखना, L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन, तो यहां पर डिनोमिनेटर तो यही रहने वाला है, तो ये तो क्या आ जाएगा बाहर? 1 अपॉन साइन थीटा सी। अंदर क्या बनेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस, अगर सारे x ऐड कर दूं तो क्या वो लेंथ ऑफ दिस ट्यूब आ जाएगा? और मुझे लगता है लेंथ ऑफ अ ट्यूब दिया हुआ है, दैट इज व्हाट? 9.6। मुझे लग रहा है साइन थीटा सी की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। अगर साइन थीटा सी की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या लेंथ आ गई जो उस लाइट में चली है? अरे आई या नहीं आई? खत्म हो गया। अब क्या है? टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस है इसको डी लिख देता हूं, अपॉन स्पीड। स्पीड क्या लिखोगे? वी केयरफुल, 3 इंटू 10⁸ मत लिख देना, क्योंकि स्पीड इज मीडियम की लिखेंगे, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो यहां पे बताओ स्पीड कितनी आएगी? 2 इंटू 10⁸। क्या ये वैल्यू डी की दी हुई है? खत्म हो गया ये। पहले वैल्यूज को पुट मत करना है ना, सारी वैल्यूज को बाद में पुट करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाए, पहले से पुट करने लग जाओगे तो कचड़ा बनेगा। ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाता है, 24/25। नेक्स्ट 33। ये तो आसान सवाल है, वो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, आर की वैल्यू लोग 3 रखते हैं, लेकिन वो 3 मीटर है, वो 300 सेंटीमीटर पुट करना, ये गलती हो जाती है। अदरवाइज सवाल तो बहुत ही आसान है ना। ठीक है, एक में प्लेन है, एक में कॉनकेव है और एक में कॉन्वेक्स। हो जाएगा सॉल्व? हो गया होगा होपफुली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हो गया भाई? टीआर का क्वेश्चन है ना? ठीक है, यहीं तक दिया था आई थिंक। एडिशनल, कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट तक पूरा अटेम्प्ट किया है ईमानदारी से? 25 क्वेश्चंस तक। ईमानदारी से बता दो, अब हाथ जो उसमें मत ऊपर करो। कितना टाइम दिया एक क्वेश्चन पर? क्या भाई? एक दिन और मौका दे रहा हूं, ठीक है? जो क्वेश्चंस तुम लोगों से नहीं हुए, ऑब्वियस सी बात है, तुम अभी में डाउट तो बहुत सारे पूछने वाले हो, वो मुझे पता ही है। एक दिन मौका और दे रहा हूं, ठीक है? जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उन पे दोबारा से कम 15 से 20 मिनट देना, ठीक है? डिस्कस तो मैं करूंगा ही कल, लेकिन एक दिन और से, और टाइम दे करके आना, मतलब जिससे डिस्कशन करें तो समझ में आए, ठीक है? अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग कि डिस्कस करो, ठीक है भाई? ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, एक और बार। कितने क्वेश्चन है अभी बचे हुए इसमें? 13। तो 13 में से कितने लोगों से 8 सवाल बन गए? बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं होगा, पहली बार मौका दिया गया है, वो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था ना, तो मुझे लगा शायद इस चीजों का तुम्हारे ऊपर असर पड़ गया हो, है ना? तो इसलिए दिया है तुम्हें। चलो भाई,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ। चलो भाई फटाफट निकाला जाए। और ऑप्टिक्स की शीट बाइंड अप होगी, मतलब पुराने पाप धुल गए सारे कि बचे हुए अभी। और 11th का क्या स्टेटस है, चालू अभी नहीं हो पाई, आज करेंगे, ठीक है। बातचीत नहीं, कल जो भी पढ़ाया था फटाफट क्विक रिवाइज करो उसे, और अगर अभी तक किसी चीज में कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। घर जाके नोट्स के क्वेश्चंस जो तुमसे नहीं होते हैं दोबारा अटेम्प्ट करते हो? देखो देखो, नहीं तो फिर मेरे मेरे कुछ डाउट्स हैं वो तुम क्लियर करना। ऑल इज सेट, तो बढ़े फिर आगे। चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर 50 पैसे का। पचास पैसे से कुछ याद आया? एक सवाल आया होगा, एक चार्ज प्लस क्यू जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, और एक माइनस क्यू चार्ज इसके चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है, और वो जिस रेडियस में घूम रहा है वो रेडियस है कितना, आर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और इस तरीके से आर रेडियस में घूम रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए देखते रहिए। फाइंड ए पार्ट, अगर इसकी स्पीड v है तो v क्या होगा, एंड v पार्ट टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा। मास m है, ऐसे दे दिया बस। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आंसर निकाल लो, बताओ मत, है ना, सस्ता सवाल है, बस ऐसे ही दे दिया। शुरुआत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ना। हो गया क्या? आपको बहुत फंडामेंटल तरीके से समझ आ रहा है कि इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम कोलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं, और वही फोर्स इसको क्या, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो उस फोर्स के अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। ये है भाई, आर से आर कैंसिल आउट, v की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाती है के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर का क्या, स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ अ फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है, टाइम पीरियड। ओहो, टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, पूरा एक चक्कर लगाने में। तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। जरा ध्यान से देखो, v की वैल्यू आ रही है के कांस्टेंट, q चार्ज भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, और अगर मैं आपसे इस सवाल पूछूं कि पूरा एक चक्कर लगने में कितना वक्त लगेगा, कि निकाल पाओगे, दूरी बटे
स्पीड, यस और नो? पूरा एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय स्पीड। क्या यहां से v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा भाई? नहीं आया समझ? नेक्स्ट हेडिंग, कूलम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म। मान लीजिए यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है Q1 और यहां पे कोई एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है Q2। ये Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल 3D प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है भाई? Q1 जो चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है वो जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है उसका पोजीशन वेक्टर मुझे दिया है R1 वेक्टर। अगर कोई जनाब आपसे पूछ ले R1 वेक्टर, क्या पूछ ले R1 वेक्टर क्या है, तो आप क्या नाम देंगे? पोजीशन वेक्टर है, किसका? Q1 का। पोजीशन वेक्टर तो निकालना आता ही होगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर लिख पाऊंगा? अगर मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 हुआ, मामला सेट है। और मुझे बोला गया कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर, ठीक है? अब मुझसे पूछा जा रहा है जनाब ये बताइए कि 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। मुझसे क्या पूछा गया? 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूं मुझसे ये पूछा गया? अरे यस और नो? तो सपोज हम ये मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव। क्या है? Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं कहूंगा कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर मुझे ये वेक्टर लिखना है तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड लिख दो और क्या लिख दो? डायरेक्शन लिख दो, या शॉर्ट नो? तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि देखो जनाब यहां पर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं F21 मल्टीप्लाइड बाय F21 का क्या, यस और नो? ध्यान से देखना यहां पर F21 मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या R ये वाला डिस्टेंस होगा? क्या ये मैग्नीट्यूड आ गया? और यहां पर ये है यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख पाओगे? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो तुम्हें ये वाला वेक्टर चाहिए। तुम्हें कौन सा वेक्टर चाहिए? ये वाला वेक्टर। और सपोज इस वेक्टर का मैंने नाम क्या रख दिया? आर वेक्टर। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन पढ़े हो? क्या बात कर रहे हो? पक्का? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर आप ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या ये लिखते, ये आर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है। अगर मैं कहूं एक पार्टिकल को यहां से यहां ले आया, एक पार्टिकल को यहां से यहां ले आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अरे नहीं आया? देख करके समझ भी आ रहा है ट्राइंगल रूल अगर मैं लगाऊं तो क्या R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर? क्या मैं R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख दूं भाई? आज के बाद इतनी मेहनत नहीं करूंगा, चुपचाप से बोलूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। क्योंकि मेरे लिए आर एक तरीके से सोचूं एनालॉजी तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा ही है। इसका टेल यहां पर है और हेड यहां पर है। जहां पे हेड होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से जहां पे टेल होता है उसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहां पर बोलूंगा ये है आर कैप। नहीं आया समझ? एक बात बताना, आर कैप को क्या लिख सकते हैं? आर कैप को क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप को लिख सकता हूं आर वेक्टर अपॉन आर। पढ़े हो? तो यहां पर अगर आर नीचे चला गया तो ये क्या बन जाएगा? आर क्यू और ऊपर क्या बन जाएगा? आर वेक्टर। और मुझे लगता है आर वेक्टर तुम्हारे पास ही है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर वो वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सुनना ध्यान से, क्या करें सर? क्या क्या याद कर लें? ये याद करो। वी केयरफुल। गलती क्या होगी जब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे
तो अगर आपने यहाँ आर वेक्टर लिखा है तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर हो गया, आर क्यूब, आर क्यूब। जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो फ्लो में चल रहा होगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो एक आर वेक्टर ऊपर लिख दिया है तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर या आर क्यूब आएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले भैया ये आर वेक्टर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल जिसपे तुम फोर्स निकाल रहे हो। जैसे यहां पर अगर कोई पूछे आर क्या है तो मैं कहूंगा ये उसका पोजीशन वेक्टर है जिसपे हम फोर्स निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जिसकी वजह से निकाल रहे हैं। अरे नहीं आया, और आर वेक्टर की वैल्यू तो हम रख ही लेंगे फिर। तो हमेशा याद रखना, क्या ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद रहेगा। अब सुनना, मैंने यहां पर जब ये वेक्टर फॉर्म लिखा है तो अभी तो मैंने ये माना कि Q1 और Q2 दोनों क्या थे, पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव मानते हुए रिजल्ट निकाल दिया है, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होगा चाहे Q1 नेगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। तुम्हें बस क्या करना है, Q1 और Q2 की वैल्यू वेक्टर्स फॉर्म में हमेशा विद साइन पुट करनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स जनाब। मैथ्स कहता है टेंशन मत लो, तुम तो दोनों को पॉजिटिव मान के आंसर निकाल लो और बाद में जो भी वैल्यू पुट करो वो विद प्रॉपर साइन कर देना। मैं खुद बता दूंगा कि डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा या अवे होगा। मतलब इन वेक्टर्स फॉर्म तो जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है हमेशा याद रखना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा कभी नहीं बताऊंगा। कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उस वेक्टर फॉर्म में Q1 और Q2 की वैल्यू विद प्रॉपर साइन पुट करनी। और अगर Q1 नेगेटिव है, Q1 क्या है, नेगेटिव, तो प्लस या माइनस, माइनस। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म याद रहेगा, प्लीज नोट डाउन दिस। यहां पे हमेशा याद रखना कि कौन 2 होगा और कौन 1 होगा, समझ में आ जाए। जिस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ज्यादा इज्जत देंगे, इसलिए वो हमेशा कहां आएगा, पहले आएगा। ठीक, ये दो चार्ज पार्टिकल स्पेस में प्रेजेंट है। ये दो चार्ज पार्टिकल स्पेस में जहां भी प्रेजेंट है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल है जो कि 6 माइक्रोकूलम है। कितना है बेटा, 6 माइक्रोकूलम। और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना है, -8 माइक्रोकूलम। दोनों का नेचर सेम है, अलग अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। दोनों जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है वहां के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप देखकर भी समझ पा रहे हैं ये 3D स्पेस में प्रेजेंट है। जैसे कि ये, इसके पास एक्स वाई जेड तीनों है लेकिन इसके पास एक्स और वाई है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। क्लियर है बात। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फाइंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कर लोगे आज, करो करो जल्दी।
डेटा ऐसा दिया है कैलकुलेशन आसान रही। अच्छा 8 है क्या, चलो कोई नहीं, 48 हो गया। कभी भी सवाल को ऐसा वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या निकालने का, आर वेक्टर। क्या निकालने का, आर, क्योंकि के Q1 Q2 करना तो आसान ही है। आर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक बात बताना, जब मैं आर वेक्टर निकालूंगा तो किसके पोजीशन वेक्टर में से किसको सेपरेट करूं, इसमें से इसके या इसके में से इसकी। जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं उसको ज्यादा इज्जत देंगे, मतलब 5i कैप प्लस 4j कैप R2 वेक्टर माइनस R1। क्या ये R1 होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। कितना आ रहा है ये? क्या ये आ रहा है? क्या आर वेक्टर आ गया? क्या आप इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे? कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या 3 आ गया भाई? बस खत्म हो गया। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कैसे लिखें? के 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2। क्या Q1 Q2 की वैल्यू दिख रही है? एक बात बताओ, अभी वेक्टर फॉर्म में जब वैल्यू पुट करूंगा तो 8 रखूं या -8? 8 या -8? पक्का सहमत हो? तो ध्यान से देखना, 6 इंटू 8 तो ये लिखूंगा यहां पर मल्टीप्लाइड का 48 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन इसका स्क्वायर या क्यूब। ये दो गलतियां होती हैं जो कि मैंने तुम्हें बता दी। जल्दबाजी में लोग यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं और क्यूब का साइन पुट नहीं करते। तुम यहाँ पे क्यूब पुट करोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और यहाँ पे आर वेक्टर क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k। क्या लगता है इसके आगे सिंप्लीफाई कर लोगे? कितने लोग हैं जिनने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल यही सेम लिखा था? बहुत बढ़िया। क्या सिंपल है भाई? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आगे लिख लेना सिंप्लीफाई करके, ठीक है? ये अपने हिसाब से लिख लेना, ये बाद में भूल जाओगे। आर क्या होता है? आर उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर होता है जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जिसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लिख लेना इस बात को, लिखो लिखो लिखो। आर उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर होता है, देखो आर, चैट तो बहुत जल्दी टाइप कर लेते हो। आर उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर होता है जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू क्या आगे? जिस चार्ज की वजह से। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश जानते हो? जैसे चैट लिखते हो ना तुम लोग, बातचीत नहीं करेगा कोई, खौफ कम नहीं होना चाहिए। थ्री डी में 3 चार्जेस प्रेजेंट है। एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक यहाँ पर। ये चार्जेस को ये क्यूब की वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं, ठीक है? और जो क्यूब है ना उसकी साइड लेंथ 1 मीटर। जो क्यूब है उसकी साइड लेंथ क्या दी हुई है? 1 मीटर दी हुई है। यहाँ पर ये जो चार्ज है ओरिजिन पे उसको ए नाम दे देते हैं, ये जो चार्ज है उसको नाम बी दे देते हैं, और ये जो चार्ज है उसको नाम क्या दे देते हैं? सी। है, दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स on the charge particle placed at point C. Find the net force on a charged particle placed at point C.
क्या लग रहा है, कर पाएंगे? लास्ट 1 मिनट, थोड़ा जल्दी, पेन कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। आधी कैलकुलेशन सिर्फ दिमाग में चलनी चाहिए, इतना सिंपल सवाल है। क्या हुआ छछुंदर हो? अच्छा, कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे होगे, मैं वही सोच रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ये भी तो सिखाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स। चलिए एक बात बताओ, जो पॉइंट ए है, चलिए थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिएगा, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या इसके कोऑर्डिनेट 0,0? अब मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आपको दिख रहा है ये वाईजेड प्लेन में क्या दिखाई दे रहा है? वाईजेड प्लेन में तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखने तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, 1,1। नहीं आया समझ? इन गरीब भाई बंदों को समझ ही नहीं आता कि ये लिखा कैसे है, तो ऐसे देखा करें कि यहां तक पहुंचना है, एक्सिस के अलोंग चलना है, तो क्या करें, देखो यहां से जेड के अलोंग कितना जाओगे 1, और फिर उसके बाद वाई के अलोंग कितना जाओगे 1, पहुंच गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिखाई दे रहा है? 1,1,1। ये समझ आ गया? मुझे सी पर नेट फोर्स निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेरे को सिंपली बताता है कि सी पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो सी की सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस है, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से आप सी पे फोर्स निकालिए और उन सभी का वेक्टर समेशन कर दीजिए। क्या कहना है आपका? क्या मैं सही सोच रहा हूं क्या? पक्का? तो देखिए सी पर हम एक ही वजह से निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्या इसके अलावा और कोई है क्या? नहीं। बस इन दोनों टर्म को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए भाई ये कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन सी, तो अपन को ये वाला वेक्टर चाहिए। अरे चाहिए भाई, तो ये वाला वेक्टर लिखेंगे दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। या देखिएगा मैं एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, के क्यू वन क्यू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या आप इसकी लेंथ देख पा रहे हैं? क्या दिखाई दे रही है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का रूट करेंगे तो √3 दिखाई दे रही है। क्या मैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर दूं? क्या क्यूब करना पड़ेगा? क्या भाई समझ आ रही है बात? और यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे? इसी तरीके से दूसरा टर्म लिखना है तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन, एक बात बताना, बी और सी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या 1 दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई। ये वाला वेक्टर कैसे लिखोगे? ये दिस माइनस दिस, तो लग रहा है कि और के क्या कैंसिल हो जाएंगे? सर आई बचेगा क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या भैया ये एक्सप्रेशन किसी का बन रहा था? पक्का? कर पाओगे? टफ है क्या? मान लो सारी वर्टेक्स पर रख देता चार्ज तो भी कर लेते, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती, लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। हेडिंग तो बस ऐसे ही डलवा दिए, सीधे सवाल करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा क्या है प्लस 4Q। मतलब दोनों का नेचर कैसा है? सेम। क्या दिखाई दे रहा है?
ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का ये जो गैप है ये डी है। ये चार्जेस फिक्स है, मतलब हिंज किए हुए इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो भाग जाना चाहिए था, क्योंकि इस पे तो इसकी वजह से क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि फिक्स है। ठीक है भाई, अब हमने जेब से एक चार्ज निकाला, ठीक है, क्यू नॉट। क्या निकाला, क्यू नॉट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस लाइन पर माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, लाइन कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इस लाइन पर उस चार्ज को मैं कहां रख दूं कि जैसे ही मैं रखूं वो ना कहीं इधर जाए ना इधर जाए, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो हुआ। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द चार्ज so that net force on it is zero, so that net force on it is zero। जिस चार्ज को जेब में से निकाला है वो चार्ज जो है वो क्यू नॉट है। क्या है, क्यू नॉट। चलिए, सवाल समझ में आया। ये पूछा गया क्यू नॉट को इस लाइन पे कहां रखें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे सवालों को सॉल्व जब भी करना होता ना तो मैं पहले तीन इलाके बनाता हूं। एक इलाका जो कि इसके लेफ्ट में है, इस इलाके का नाम क्या रखा, इलाका नंबर 1। एक इलाका जो Q और 4Q के बीच में है उसका नाम क्या रखा, इलाका नंबर 2। और एक इलाका इसके इधर है, इसका नाम क्या रखा, इलाका नंबर 3। पहले से दिमाग लगाइए और सोच करके ये बताइए कि इस Q नॉट को किस इलाके में रखना चाहिए, पहले में, दूसरे में या तीसरे में। हाँ, दूसरे में पक्का। क्यों, पहले में काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम ये समझ पा रहे हैं कि इस Q नॉट पे नेट फोर्स जीरो करना है, और फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब ये दोनों चार्जेस जो फोर्स लगाए वो सेम दिशा में लगाए या विपरीत दिशा में लगाए। सहमत हो? अगर मैंने उसको रीजन 1 में रखा तो प्लस क्यू की वजह से उस पर फोर्स कैसा लगेगा, इधर, और उस प्लस 4Q की वजह से भी क्या लगेगा, इधर। क्या दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है क्या वो अलोंग द नेगेटिव होगा? जो कहानी रीजन 1 में होगी क्या वैसे ही कहानी रीजन 3 में होगी? क्योंकि नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम दिशा में हो या अपोजिट। तो मुझे समझ में आ रहा है बीच में ऐसा कहीं हो सकता है, पता नहीं कहां होगा लेकिन बीच में ऐसा कहीं हो सकता है शायद, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अरे हाँ या ना, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। और जहां पर F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो जाएगी क्या वहीं पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जिसके बारे में हमें नहीं पता वो यहां से किसी भी एक पॉइंट से कितनी दूरी पर है, अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये रहा वो पॉइंट P। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से, ठीक है, क्या फोर्स लिख करके बराबर कर दें, इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से कितना फोर्स लगेगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यस और नो। उसकी वजह से कितना आएगा, के 4Q क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तुम्हें एक बात समझ आई, सवाल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो 5वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा, ईवा ही सॉल्व कर देगी उसे तो। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि क्यू की वैल्यू जो जेब में से निकाला है चार्ज, उसकी वैल्यू क्या है या फिर उसका नेचर क्या है, उससे ये पोजीशन क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट आ रही है। अगर इस क्यू नॉट की जगह 100 क्यू नॉट होता तो भी यही रखना पड़ता, और माइनस के क्यू नॉट होता तो भी यही रखना पड़ता। मतलब जो चार्ज तुमने रखा है तीसरा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर क्या है, क्या पोजीशन उससे इंडिपेंडेंट आ रही है, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ कट गए, ये दोनों तरफ मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, लोग क्या करते हैं स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर मत करो। ठीक है,
इधर लेकर के आओगे तो ये क्या बन जाएगा, d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 4। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये √4 जो कि क्या हो जाएगा 2। लो स्क्वायर खोल खोल के रख देते हैं। तो यहां से देखना x की वैल्यू क्या आ रही है, d/3। नहीं आया समझ, यस और नो? पक्का? छोटे वाले चार्ज के पास में या बड़े वाले चार्ज के पास में? हमेशा याद रखना, अगर वो चार्जेस जो रखे हुए हैं उनका नेचर सेम हुआ, नेचर सेम होने का मतलब या तो आइदर बोथ ऑफ देम क्या हो पॉजिटिव या फिर बोथ ऑफ देम क्या हो नेगेटिव, तो तीसरे वाले चार्ज को अगर आपसे पूछा जाए कि किस रीजन में रखें कि उसका इक्विलिब्रियम आ जाए, तो हमेशा इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा, लेकिन छोटे वाले चार्ज के करीब होगा। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर ये भी प्लस क्यू था और ये 4q भी प्लस क्यू होता तो कहां आता, जस्ट मिड पॉइंट पर। कहां आता, मिड। अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड के होते, क्या वो पॉइंट जस्ट बीच में आ जाता? क्या वो पॉइंट d/2 पे होता या नहीं होता? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा, the given position is independent, the given position is independent of magnitude and the nature of a third charge, magnitude and the nature of a third charge, अगला पॉइंट, if a fixed charges are of the same nature, if the fixed charges are of the same nature, then the equilibrium of a third charge, then the equilibrium of a third charge will be in the region 2, will be in the region 2 and nearest to the smallest charge, and nearest to the smallest charge. आगे समझ? पक्का? ठीक है, अगला सवाल। इस बार भी सवाल वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है। इधर तो प्लस क्यू है और इधर है माइनस के 4q। वही सेम क्वेश्चन है, सेम डिस्टेंस। इस बार भी जेब में से एक चार्ज निकाला है। जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड या नेचर क्या है, उससे इस सवाल का आंसर डिपेंड करेगा कि नहीं? यस और नो? पक्का? तो वही सेम सवाल है कि इस तीसरे चार्ज को किस पोजीशन पे रखें कि उसका इक्विलिब्रियम आता है। बताइए। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि किस रीजन में रखें। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 2 पॉइंट आ रहे हैं? ओके ठीक है, सोचो। 2 नहीं आएंगे कबाड़ियों, मैथ्स तुम्हारी बहुत वीक है। सिर्फ F1 और F2 का अपोजिट होना ही जरूरी नहीं है, F1 और F2 का बराबर होना भी जरूरी होता है। सर क्या बोला? सोचने में और समझने में तो हवा कुछ लग नहीं रही है। किस रीजन में आना चाहिए? कितने लोगों को समझ आया? रीजन 1 में ही होगा। बहुत बढ़िया, देखिएगा जरा ध्यान से, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए इस रीजन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीजन में इस प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सपोज अगर इधर लग रहा है
मान लेते हैं जो हमने चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, क्या F1 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और -4q की वजह से उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, तो मैं कह सकता हूं जो F2 होगा क्या वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो रीजन 2 में आप पार्टिकल को कहीं भी रख लीजिए, F1 और F2 की दिशा सेम है या अलग है, सेम है अलग, मतलब रीजन 2 में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं इधर रीजन 3 में, देखते रीजन 3 में ये बात तो सही है कि जो F1 की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अरे यस और नो, क्योंकि F1 मतलब प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव, लेकिन इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो देख करके लगता है अरे सर क्या हुआ, देखो सर F1 F2 अपोजिट आ तो गए, F1 और F2 का अपोजिट होना ही जरूरी नहीं है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, लेकिन इस रीजन में कभी भी F1 की वैल्यू F2 के बराबर नहीं हो पाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में आएगा D प्लस एक्स, यस और नो, न्यूमरेटर में क्या आया Q, डिनोमिनेटर में क्या आया D प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जब आप इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे तो इसका न्यूमरेटर ज्यादा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आएगा 4Q और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आएगा x, इसका न्यूमरेटर इससे छोटा है, अरे है या नहीं, और इवन इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये वाला टर्म क्या हमेशा इससे ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब रीजन 3 में भी पॉसिबल नहीं, सिर्फ F1 और F2 का अपोजिट होना जरूरी नहीं है जनाब, उनका बराबर होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब बड़े वाले चार्ज के पास तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, तो फिर बचा कौन सा, रीजन 1 इधर हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर भी उतना छोटा हो जाएगा। देखना ध्यान से, मैंने कहा कि इधर कहीं रख दो, अबे तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, इस शकल बना के बैठे हो गधो जैसी, कुछ हवा लग रही है तुम्हें, ठीक है फिर तो जोश में रहा करो, ऐसा लग रहा है गरीब है कटोरे में 50 पैसे डाल दो इनके, ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितना हो गया x, क्या ये बात क्लियर है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इसकी वजह से फोर्स अगर इस दिशा में लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड F1 है, और उसकी वजह से फोर्स अगर इधर लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है F2, तो क्या F1 और F2 के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, तो जल्दी से बताइएगा F1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, K Q अपॉन, और उसका क्या मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट माइनस पुट करोगे विदाउट, मैंने कहा था सिर्फ वेक्टर फॉर्म में साइन लगाते हैं, वैसे स्केलर फॉर्म में कभी भी साइन नहीं लगाते, तो चुपचाप से Q -4Q या Q और प्लस -4Q या +4Q इंटू अपॉन, क्या सॉल्व करना आता है सब, क्या आ रहा है x बराबर d आ गया, नहीं समझ में आया, आज के बाद क्या याद रखना, अगर जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनका नेचर अपोजिट हुआ, क्या हुआ, अपोजिट हुआ, तो इक्विलिब्रियम बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन उस वाले चार्ज के पास वाले रीजन में आएगा, जो कौन है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा तो अपने आसपास टिकने भी नहीं देगा, याद रखने का तरीका है भाई, कहां पे जाकर के इसकी सहमति बन पाएगी, बड़े के पास या छोटे के पास, छोटे के पास, वहीं इसका इक्विलिब्रियम क्या हो पाएगा, सेट हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट भी हुआ तो एक कॉम्बो ऐसा भी बन सकता है जिसमें कभी इक्विलिब्रियम इस लाइन पर मिलेगा ही नहीं, कब, गर्दन हिला रहे हो, ये बताओ कब, ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम, अगर ये -4Q की जगह क्या होता, -Q होता, क्या होता बेटे, -Q होता, तो तुम कहते रीजन 2 में तो नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कहां होगा, छोटे वाले के पास होगा, छोटा कौन है, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में इक्विलिब्रियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अरे नहीं समझे, मतलब सिंपल सा फंडा है, इस लाइन पर इक्विलिब्रियम तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा, या तो बीच में या फिर रीजन 1 या रीजन 3 में, जो भी छोटा है उसके करीब। समझ में आ गया? तो लिखेंगे एक स्टेटमेंट फटाफट से अंग्रेजी में, जल्दी लिखेगा। if the fixed charges if the fixed charges are of the opposite nature then the equilibrium of a third charge will be either in region 1 or region 3, will be either in region 1 or region 3. ब्रैकेट में लिख लेना नियरेस्ट टू द स्मॉलेस्ट चार्ज, नियरेस्ट टू द स्मॉलेस्ट चार्ज। समझ में आया कुछ? ठीक है, तब तो देखते ही आज के बाद पता चल जाएगा कहां पर है। अब आज के बाद इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आ जाएगा क्या? तो जल्दी से फटाफट से एक सवाल करेंगे जनाब। यहां पर हमारे पास एक है माइनस के 9Q चार्ज और इधर रखा हुआ है प्लस के 4Q चार्ज, दोनों चार्जेस फिक्स्ड है। और इनके बीच का जो गैप है वो गैप कितना है? वही डी। बता दो जल्दी से कहां है पोजीशन? रीजन 1 2 3 है, देखते समझ आ गया? तो जल्दी से फटाफट आंसर बता दो। क्या टूट गया? टूटी? जल्दी जल्दी फटाफट क्विक, जंग लग गई इस दिमाग में। आ रहा है बस तुमने बस बिना कैलकुलेशन की 2D लिख दिया। क्या भाई अब बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा क्या? F1 इधर F2 उधर J इधर वो उधर, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन पर यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा जहां पे Q नॉट है, ये डिस्टेंस कितना x, क्या फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दें? अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बराबर करेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है K तो वैसे ही कटने वाला है बार बार, K 4Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K। इस Q नॉट का नेचर और मैग्नीट्यूड क्या है? कि आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर, याद रखना इस बात को। और ये चार्जेस अभी फिक्स्ड है, ये चार्जेस अभी क्या है? फिक्स। ये बार बार फिक्स लिख रहा हूं ना, इसकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डी प्लस एक्स का स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया क्या? कितना आ रहा है एक्स? लेकिन ध्यान रखना जब भी ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो जब पोजीशन पूछता है ना तो वो आपको, या डिस्टेंस पूछता है ना तो बताता है कहां से पूछ रहा है। मान लो तुमने एक्स निकाल लिया 2D और उसने सपोज क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, पहला ही ऑप्शन दिया होगा 2D, तुम तो टिक करके आगे बढ़ जाओगे। सवाल तुमने सही सॉल्व किया होगा लेकिन आंसर गलत टिक कर दोगे। तो हमेशा जब भी डिस्टेंस से जब पोजीशन पूछी जाती है तो ये देखना जरूरी है कि वो किस चार्ज के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो उस लाइन को जरूर पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मैं एक्स कैलकुलेट करता हूँ वो एक्स किसी भी नियरेस्ट वाले चार्ज से कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझ आ गया? कर लोगे सॉल्व? क्या ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा।
लिखने क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज, find the position, nature and magnitude of the third charge so that all of the charges are in equilibrium, so that all of the charges are in equilibrium. यहां पर इस बार किसी भी चार्ज को फिक्स नहीं किया गया। दो चार्जेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं +4q और q, ये दोनों फ्री है। क्या है? फ्री। ठीक है, हमने यहाँ पे तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखा और उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखते ही पूरा ये सिस्टम जो है वो किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि आप किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लीजिए, हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कोई डिफरेंस है? सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस है। अगर ये दोनों फिक्स होते तो देखते हैं आंसर निकाल देते। अब देखना ध्यान से, पहली बात, जो तीसरा चार्ज लेकर के आ रहे हो उसे भी तो इक्विलिब्रियम में लाना है ना, तो वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है तो वो तो तीसरा वाला चार्ज है उसे कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? क्या ये समझ में आ रहा है? बीच में रखें। यहां कहीं रखना पड़ेगा Q0, पता नहीं उसके बारे में। और आपको शायद याद होगा डिस्टेंस अभी निकाला था, कितना आया था? d/3। पॉजिटिव चार्ज से कितना आया था? d/3। अरे भैया पहले जिसको रख रहे हैं उसे तो इक्विलिब्रियम में लिया है। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया भैया, पोजीशन पता चल गई कि d/3 पे रखना है। कहां पे रखना है? d/3 पे। लेकिन इस बार ये नहीं है कि आप Q0 का मैग्नीट्यूड और नेचर कुछ भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। अब आप इसको रखने के बाद इसके अलावा किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ो और उस पर नेट फोर्स देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए। इसको मत देखो, क्योंकि इसको देखोगे तो बार बार Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनको देखो, इन दोनों में से किसी एक को देखो। इसको देख ले। एक बात बताना, 4q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा क्या इस डायरेक्शन में लगेगा? हाँ या ना? मैं ये चाहता हूं कि भैया ये इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब ये Q0 इस पे जो फोर्स लगा है वो इधर या इधर क्या अट्रैक्टिव होना चाहिए। और Q0 की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स तभी हो सकता है जब Q0 पॉजिटिव या नेगेटिव। ये लो नेचर आ गया। अरे नहीं आया भाई, तो अपन कह सकते हैं कि भैया Q0 नेगेटिव होगा। अब तुम कह रहे हो मैग्नीट्यूड बता दो, तो क्या इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है क्या उसके मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो? तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वजह से यहां पे कितना फोर्स लगेगा, जल्दी बताना। K 4q इंटू Q अपॉन, अरे हाँ या ना? और इसकी वजह से कितना लगेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं, K Q0 इंटू Q अपॉन d/3 का स्क्वायर। क्या K से K कैंसिल, तो Q से Q कैंसिल, ये Q0 से ये क्या कैंसिल हो गया? अरे सॉरी, ये मैंने क्यों, वही तो सब तो ये Q0 है। अच्छा वो अब तुम्हारे साथ रहने का थोड़ा तो असर पड़ेगा ना। Q से Q कैंसिल, नॉट लटक रहा है। Q0 अननोन है तो वो Q के टर्म्स में आएगा। यहाँ पे Q0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4q/9। लेकिन विद प्रॉपर साइन अगर रखोगे तो ये सही आंसर है या माइनस के साथ? यार ये माइनस क्या, मुझे समझ में आ रहा है क्यों लगाया। उस तीसरे वाले चार्ज को आपको यहां से d/3 पे रखना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड यही होना चाहिए और उसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो तीनों चार्जेस क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में। नहीं आया? पक्का कर पाओगे? समझ में आया? लोग कहते हैं कि सर, एक सवाल सुनना, सवाल मुझे अच्छा लगा कि अगर आप ये कह रहे हो कि इस पे नेट फोर्स 0 है
तो हाउ कैन यू एंश्योर कि इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा? इस पे तो आपने चेक ही नहीं किया। मैंने कहा सवाल तो अच्छा है, सवाल समझे। आपने कहा कि देखो सर यहाँ क्यू नॉट रख देंगे तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपने इस पे इक्विलिब्रियम लगा दिया तो आपने इस पे फोर्स जीरो कर दिया। लेकिन मुझे तो ये डाउट आ रहा है कि इसको तो देखा ही नहीं आपने, इस पे तो फोर्स एनालिसिस करी ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस पे भी जीरो आ जाएगा? मैंने कहा अगर इन दो पे जीरो है ना तो तीसरे वाले पे तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। ऑल द कूलम्बिक फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन। अगर इस पूरे को मैं सिस्टम ले लूं तो इस पे लगने वाले जो भी नेट फोर्सेस होंगे, क्या इन सबका वेक्टर समेशन जीरो होना चाहिए? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जरा ध्यान से सुनना, F1 को जीरो कर दिया और F2 को जीरो कर दिया, कि बाय डिफॉल्ट F3 भी जीरो हो जाएगा, तो तुम्हें तीसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं। तुम तो किसी इसके अलावा किसी और को चेक कर लो, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यस, अब मैं नहीं करूंगा सॉल्व। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, लैंग्वेज वही है, ठीक है, बार बार नहीं लिखवा रहा हूं। बताओ भाई, ये ऑनलाइन वाले लोग पढ़ते लिखते भी हैं, क्या करते हैं लोग? क्यों भाई, तालिबानी हो? इसमें कुछ नए नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। तुम लोग रेगुलर क्लास करते हो? हाँ भाई, क्या कहना है आपका? इस बार प्लस चार्ज है नेगेटिव है? इस बार भी नेगेटिव है। कितना आ रहा है आंसर? -4Q। ये तो समझ आई गया होगा तीसरे। अरे भैया, जिसको रख रहे हो पहले उसका तो ध्यान रखो, बचे हुए को तो बाद में देख लेंगे। पहले जिसे रख रहे हो उसका तो ध्यान रखो, वो तो पहले इक्विलिब्रियम में है, तब किसी और की बात करेंगे। तो पहले उसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो कहां रखो? रीजन 1 2 3। पक्का? ये सवाल थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था, जिसमें डेटा यही था, बस यहाँ पे फ्री की जगह क्या लिखा था? फिक्स रखा था। तो क्या मुझे यहाँ कहीं रखना चाहिए? क्या उसका क्यू नॉट, और मान लेते हैं डिस्टेंस कितना, डी। अब इसको छोड़ के किसी और को देखो, इसको छोड़ के किसी और को देखो, इसको मत देखो, इसको देख के तुम्हारा आंसर आने वाला नहीं है। इसको देख ले, -4Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, क्या वो इस डायरेक्शन में लगेगा? और अगर हमें कैंसिल आउट करना है तो क्यू नॉट की वजह से इस पे फोर्स जो है वो इधर होना चाहिए यार, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ, अगर नेगेटिव तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट तभी करेगा जब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इसकी वजह से फोर्स F2 इधर आए, बस खत्म हो गया। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? लिख लो एक्सप्रेशन भाई, इस पर फोर्स लिखना है उसकी वजह से, K4Q इंटू Q बटे डी स्क्वायर। इसकी वजह से कितना लिखो? Q नॉट अपॉन ये भी डी स्क्वायर। ये तो वैसे दिख रहा है, डिस्टेंस ही सेम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ही बराबर आ गया। तो कितना आ गया? -4Q। वैसे तो मैं कभी इन सब चीजों में पेन भी नहीं चलाता हूँ, वो तो तुम लोग गरीब हो तो पेन चला के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे देखते ही समझ में आ जाता है वो डिस्टेंस कहाँ पे आएगा। बताऊं कैसे? वो चार्जेस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है डिस्टेंस। देखो जरा, मतलब चार्जेस इनवर्स नहीं, चार्जेस के रेशियो में बढ़ता है। देखो आराम से, अभी समझ में आ जाएगा। मतलब चार्जेस के स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर। मतलब जैसे 4Q है, ये क्या है 4Q, और ये क्या है Q। तो जो डिस्टेंसेस का स्क्वायर होगा ना, वो चार्जेस का जो रेशियो है ना उसी के बराबर होगा।
ये 4q अपॉन q बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो वो इतना ही आ जाएगा। देख लो आराम से, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैथ्स है, ये क्या है, मैथ्स। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही चमकता है, अदरवाइज हर किसी को चमकने वाला नहीं। क्या कर लोगे ऐसे सवाल? क्या ये सभी का आ गया था पक्का? तो अगला सवाल लिखिए। ये तीनों चार्जेस फ्री हैं। Find the position, nature and the magnitude of the fourth charge. Find the position, nature and the magnitude of the fourth charge, so that all of the charges are in equilibrium. So that all of the charges are in equilibrium. देखो ये तीन चार्जेस हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कहां रखे हुए हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्सिस पर, सारे फ्री टू मूव हैं। मतलब ये यहां रेस्ट पे नहीं रहेंगे, अगर तुमने ऐसे छोड़ दिया, तुम्हें समझ में आ रहा है, सब भागने लग जाए। एक तीसरा चार्ज लेके आए, तीसरा नहीं सॉरी चौथा, जैसे चौथे चार्ज को रखा, सबने मूव करना बंद कर दिया, सब रुक गए, तो जहां थे वहीं रह गए। तो ये तो तुम्हें शायद लॉजिकली समझ आ रहा होगा कि चौथे चार्ज को भी तो इक्विलिब्रियम में लाना होगा, तो उस चौथे चार्ज को कहां रखना चाहिए? क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि चौथे चार्ज को यहां सेंट्रॉइड पर रखना चाहिए? पहले तो इस बात को समझो, कहां होना चाहिए बेटा? सेंट्रॉइड पे होना चाहिए, मतलब जो क्यू नॉट है वो सेंट्रॉइड पे होगी। अब ये भी शायद समझ आ गया होगा कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव? नेगेटिव। अब बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा क्यू नॉट का? Q/3। वाह भी वाह, इतने अच्छे आंसर आ रहे हैं। आई डोंट नो, बहुत मार पड़ेगी तुम्हें अगर ये सवाल भी गलत करोगे। क्या करो, इसके अलावा किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो और उस पर नेट फोर्स को क्या करना होगा? जीरो। यही तो करना होगा। एक बात बताओ, इसको पकड़ लेते हैं, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा? इधर, मानते हो? ठीक है, कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और एक बात बताओ, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा? इधर, जो कि कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तुम्हें ये समझ में आ रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आने वाला है, क्योंकि इनके बीच का ये एंगल कितना है? 60। ऐसा सवाल हमने किया हुआ है, तो 60 होता है तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक समझ आया? अब ध्यान से देखना, इस फोर्स को कौन कैंसिल आउट करना चाहिए? क्या क्यू नॉट की वजह से लगने वाला फोर्स कैंसिल आउट करना चाहिए? तो वो तभी कैंसिल आउट करेगा जब इस फोर्स का जस्ट क्या होगा? सेम या अपोजिट? अपोजिट होगा। अरे यस और नो? तो अपोजिट होने के लिए क्यू नॉट क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखो, क्यू नॉट का अगर फोर्स लिखना है तो क्या ये डिस्टेंस पता होना चाहिए? अब ये तुम्हें आता है तो अच्छी बात है। कितना होता है ये? वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ए बाय, तो बस आपको मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है। ध्यान से देखना, ये मैग्नीट्यूड है आपके सामने कितना? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इस क्यू नॉट की वजह से क्या लिखोगे? के क्यू इंटू क्यू नॉट, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अपॉन ए स्क्वायर बाई 3। ये ऊपर चला जाएगा। नहीं हुआ सॉल्व? कितना है क्यू नॉट की? -q बाय √3। क्यों नहीं हुआ था सॉल्व? इतने अच्छे आंसर कैसे आ रहे थे? अच्छा,
क्यों जनाब, 4 4 कहां से आ गए तुम्हारा? डिस्टेंस सही नहीं लिखा। कवाड़ी बना देंगे बता रहे हैं। कर नहीं पा रहे हो यार तुम लोग। हो गया था। अच्छा, ये 4 चार्ज रखें, ऑल आर फ्री टू मूव। सारे चार्जेस क्या है? फ्री टू मूव। ठीक है, 5वां चार्ज और रखा, 5वें के रखते ही सारे क्या आ गए? रेस्ट। 5वें के रखते, ये तो समझ आ गया होगा 5वें को कहां रखना पड़ेगा। सिमेट्री से समझ आ रहा होगा शायद। अच्छा, ये तो समझ आ गया था कि सेंट्रोइड पे क्यों रखा है। मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि भाई ये आ गया था। तो एक बात बताओ, 5वें चार्ज को कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? क्या जस्ट सेंटर पर रखें भाई? क्वेश्चन वही है। पोजीशन मैंने बता दी, नेचर और मैग्नीट्यूड तुम बता दो। सॉल्व कर लिया कर, सॉल्व जल्दी कर। कबाड़ी बनेगा। क्या लग रहा है कर पाओगे? करो भाई करो। साइड लेंथ ए ले लो। कितनी ले लो? ए। अच्छा, क्या कह रहे हो? साइड लेंथ नहीं दी थी इसलिए नहीं हुआ। माइनस इतना अच्छा आ रहा है। दिखाओ बेटा क्या किया है। ए टोपूचंद, करो। ये सिंपल सवाल अगर इतनी देर में करोगे कब दोगे जेई का पेपर? क्या 2023? लग नहीं रहा तुम्हारे को देख के। कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। 1/4? 4 में लोचा है, 4 नहीं आएगा। 4 आएगा क्या? -q/√2। मुंह मत खोलो, दोबारा सॉल्व करो। q/√2 नहीं आएगा। चले लेट्स सी, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये q/√2 वाले वही है जो एक फोर्स को भूल गए, डायगनली जो अपोजिट था उसको। हाँ, देखो ध्यान से, किसी भी एक को पकड़ लूं, इसको पकड़ लेते हैं। इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा? इसकी वजह से इधर लगेगा। लोगों ने क्या किया, इन दोनों का रिजल्टेंट जी। भाई की कोई इज्जत नहीं है क्या? है? भाई मतलब डायगोनल पे बैठा हुआ तो वो फोर्स नहीं लगाएगा? ये डिस्टेंस कितना है? √2a। तो इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा, कितना आएगा? k q² / √2a मतलब 2a²। तुम्हें समझ आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आ जाएगा। क्या ये और ये गायब करके यहीं पर प्लस k q² / a² × √2 कर दूं? समझ में आया भाई? क्या भाई q√2? आप क्या बता रहे हो? अब तो सॉल्व हो गया। तो Q0 की वजह से इधर लगना चाहिए। एक बात बताना, Q0 की वजह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? k q × Q0 अपॉन ये डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर, a² × 2। यस और नो? और वो kq² वहां से कॉमन निकाल लो बाहर, kq² अपॉन a² बाहर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? देख लो भाई, सॉल्व हो गया। हो गया?
मतलब इसमें भी डाउट है कि अब आएगा कि नहीं आएगा। क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस कौन लगाएगा बे? 1/4 प्लस, यही बताया था भाई ने आंसर, तो सही बताया था भाई ने। क्या नहीं लग रहा तुम्हें? कुछ ज्यादा सस्ते सवाल हैं। इसी के साथ समाप्त। होमवर्क लिखिए भाई। जी एडवांस कंप्लीट। ठीक है भाई, हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट देना, और वो देना क्या बोलते हैं, शीट नहीं लाए? अरे कोई तो लाया होगा, मिली नहीं। आज तो मैं भी आईपैड नहीं लाया था, लाओ। मैं तो टेंशन में ही आ गया, मैंने कहा अरे तेरी ये क्या हो गया भाई। अच्छा, स्वागत करना पड़ेगा? नहीं बताओ तो सही, बिना प्रसाद के नहीं जाओगे? भोग लगा के जाओगे? लगवा दें भोग यहीं पे। होमवर्क लिखो, जे एडवांस तो कंप्लीट करनी है। O1 में 1 to 5, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि 11th रिवाइज करनी है, एक दिन का तो टाइम मिलना चाहिए ना भाई। टेस्ट फिजिक्स का तो नहीं है ना? लिखो, सुनाई नहीं देता ये सब, दोबारा मत बोलना, बोलने लायक नहीं बचोगे, जीप काट के हाथ में दे दी। O1 1 to 5 किसका क्लास टेस्ट है? लगता है तुम पास हो पाओगे। O1 1 to 5 मुंह बंद। O1 1 to 5, S1 1 to 5, जे एडवांस कंप्लीट। बस इतना ही होमवर्क है, चिल करो अभी तो, जिंदगी जियो अभी जिंदगी। लेकिन ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लो बेटा।